इडियट। हेलो। हेलो।
हेलो। हाँ, आ गई बेटी, ठीक है। वेरी हाँ, थोड़ा गुड। खाने गई थी इसलिए लेट हो गया। ठीक है, आ गई, ठीक है। हाँ हाँ, पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें माइनर सा एक करेक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 12 ये था, स्पैन ए इंटरसेक्शन स्पान बी नॉट इक्वल टू जीरो स्पेस, implies A intersection B not equal to पाई। तो हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे, काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो लिखा है वो कैसे क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के सपोर्ट में क्या एग्जाम्पल देंगे, हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव हो और स्पैन ए इंटरसेक्शन स्पैन बी नॉट इक्वल टू जीरो स्पेस। ऐसा एग्जाम्पल हमने दिया भी था और वो सही एग्जाम्पल। तो मतलब दिस इंप्लाइज दैट है, तो उसमें या तो यहां पर इक्वल लाके और उसको अनइक्वल प्रूव कर दो, या उस वहां पे इक्वल लाके इसे अनइक्वल जस्टिफाई कर दो। तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ये हमने बनाया था। ए सेट लिया 1 1 0 सिंगल वेक्टर, तो इसका जो लीनियर स्पान होगा वो ए टाइम्स 1 1 0 एल ए, क्योंकि समझा दिया, मैंने बता दिया। बी ले लिया हमने, इसका जान नोइंगली ना इसका डबल ले लिया, तो एल बी क्या होगा, बी टाइम्स 2 2 0। टू कॉमन लेने के बाद 2b टाइम्स 1 1 0, वो हो गया सी टाइम्स 1 1 0। अब आप देख सकते हो एल ए और एल बी इक्वल हो गए। एल ए और एल बी मतलब स्पान ए इक्वल टू स्पान बी हो गया। स्पान ए इक्वल टू स्पान बी हो जाने से उनका जो इंटरसेक्शन है वो स्पान ए के इक्वल हो गया या स्पान बी के इक्वल हो गया, किसी एक के इक्वल। क्योंकि जब टू सेट्स इक्वल होते हैं ना, जैसे सेट ए आपका 1 2 3 है, तो सेट बी भी 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इज आइदर ए और बी, दोनों की इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी। इनफैक्ट यूनियन भी दोनों की इक्वल होगा। तो स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी स्पान ए के इक्वल हो गया, और स्पान ए जो है वो जीरो स्पेस नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो कंपल्सरली जीरो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। ये वहां लिखा नहीं है, आप अब लिख लीजिए अगर वहां पर है तो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी वो तो नॉन जीरो है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमारा पाई है। मैंने बाई मिस्टेक में नॉट इक्वल टू फाइव लिख दिया था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो ए इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी सेट है बिल्कुल। ए ए और बी में कोई चीज मैच नहीं करती, वो उसमें 1 1 0 है, इसमें 2 2 0 है, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। सो ए बी आर डिसजॉइंट ऑल्सो, यू कैन सी ए बी आर डिसजॉइंट भी कह सकते हो, या ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, और जबकि स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी इज नॉन जीरो स्पेस, मतलब जीरो स्पेस नहीं है। बेटे क्लियर हो गया क्या एग्जाम्पल? हाँ सर। अच्छा, और तो बाकी तो ये ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल सही है भाई। यहाँ भाई यहाँ ऐसी मिस्टेक हुई, फिर वो मैच ना करें तो मेरे क्या बात होगी, तो ये अच्छा। एक बात और है, मुझे अपने मन में ये लगता है कि क्वेश्चन शायद ये होना चाहिए था। वो सही है, जो हो गया उसका सलूशन मैंने बताया। और होना चाहिए था शायद ये कि स्पैन इंटरसेक्शन स्पैन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी डज नॉट इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ऐसा लिखा होता तो क्वेश्चन और भी प्रेटी होता, अच्छा होता। लेकिन वो जीरो स्पेस लिखा है, नॉन जीरो स्पेस, तो वो गलत नहीं है, वी हैव प्रूव्ड दैट। पर ऐसा होता तो अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस वहां पे फाइल लिख के आ जाए इस जगह पे, तो यही प्रूफ आपको देना है, लास्ट में नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट लिख देना बस। ठीक है बेटे।
ओके, तो अब हम आगे चल। पर एक, हाँ सर, जो मैंने आपको एक भेजा था, आपने देखा वो हाँ, पिक्टोरियल, पीडीएफ? हाँ जी देखी मैंने, हाँ देख हाँ, उसके वो पेज उधर का तो फर्स्ट फर्स्ट वाला तो हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो उधर का 5 तक है हम लोग का। 15 फरवरी से एग्जाम है, तो उसके हाँ आगे हम लोग का ट्यूटोरियल 5 तक है। लेकिन हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब हम जब ये बात का थ्योरी पढ़ेंगे या कुछ भी, तब जो प्रोफेसर लोग जो हम लोगों को देगा ना वो क्वेश्चंस क्लास में, वो ना करके अगर हम लोग ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल का सॉल्व करें तो अच्छा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि ट्यूटोरियल से देता है। हाँ हाँ, फिर वो ट्यूटोरियल का क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, पहले थ्योरी फिर ट्यूटोरियल, ये बोल रहे हो ना। कि मैंने बोला कि थ्योरी के साथ साथ, मतलब सपोज हम लोग जब पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो प्रोफेसर प्रोफेसर ने दिया है सम क्लास में, वही करते हैं ना, प्रॉब्लम जो प्रोफेसर देता है हाँ क्लास में हाँ एज जी, एग्जाम्पल, तो वो ना करके जो ट्यूटोरियल का है ना, मतलब ट्यूटोरियल में भी उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो ही अगर हम लोग एग्जाम्पल के मतलब रख के कर ले तो लगता है आसानी होगी। वो देख लेते हैं, वो चीज देख लेते हैं। अब ऐसा है ना कि जैसे सॉल्व ठीक है। द सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो ये यहाँ पे सॉल्व करने में तो हाँ। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे सारी। हम्म। गॉस सीडल मेथड की ओरिजिनल कैलकुलेशंस है, तो उस टाइम तो आपके जाएगा ना, उसमें मैं कैलकुलेशन करता रहूंगा, मुझे क्या है। ठीक है ना। ठीक है सर। तो कहीं कहीं जो हाँ। जहाँ कैलकुलेशंस है ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, तो उसका तो मैं पैटर्न आपको बता दूंगा, पैटर्न से टाइम बचेगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये ठीक है, इसके करूंगा, सही है। लेकिन ये गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कुछ ठीक है, वो गॉ आइटरेटिव मेथड है ना, वो फिर उसका तो पैटर्न बताऊंगा मैं, स्टेप्स आपको करने हैं। ठीक है। ठीक है ना, ठीक। न्यूमेरिकल के, इसके तो ठीक है, हाँ इसके तो मोस्टली हो हाँ हाँ। जाएंगे, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके सर। हाँ हाँ, इसमें जो जो इधर ये वो वाले उधर के क्वेश्चन ना करके ये हो जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम, इनमें प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, या कैलकुलेटर रख के बैठना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये सब ठीक है, ये सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। हाँ, वो उसके ना करके हाँ वाले करना, इनमें कैलकुलेशन का, उनमें तो कैलकुलेटर चाहिए, दूसरों में ना न्यूमेरिकल है, इसमें आगे न्यूमेरिकल मेथड है ना। हाँ, वो थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है न्यूमेरिकल मेथड, तो उन्हीं में कहीं कहीं है दिक्कत, और तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बात ठीक है, थ्योरी प्लस इसके जहां तक हो सके इसके क्वेश्चन, राइट। यही ट्यूटोरियल है, ये मैंने निकाल लिए थे जाके 20 के करीब में है। अच्छा एक बात है, वो ट्यूटोरियल के इन्होंने हिंट्स दिए थे, इसके हिंट्स नहीं दिए आप? हाँ सर, इधर से ट्यूटोरियल हिंट शायद हम लोग का प्रोफेसर लोग दे, क्योंकि ये वाला मुझे अनऑफिशियली मिला है। यस, ये 2023 का है बेटे, तो हाँ। 2024 नहीं है, नहीं नहीं, अनऑफिशियल। 2020, हाँ 2023 का ही हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब क्लास में भी, हाँ, तो एक वही हम एक लोग का। एक एक मिनट, एक मिनट, ये 2024 का है, हाँ लिखा है ना। ये 2023 का फर्क पता है क्या है? हाँ। 2020 फर्क ये है, क्या? 2024 में इसमें ना 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। अब हाँ। देखना, 2023 का यही फर्स्ट ट्यूटोरियल में टोटल 10 क्वेश्चंस है, ये फर्क है, उसमें 2 अच्छा क्वेश्चंस सर, एक्स्ट्रा है बस, और कोई फर्क नहीं। मुझे वही लगता है कि उन लोग सिर्फ 2024 में थोड़ा मतलब ऐड करके दे देंगे, तो अगर कुछ ऐड किया मेरा हाँ प्रोफेसर ने तो तब मैं आपको बता दूंगी वो वाला क्वेश्चन। हाँ, और उसके साथ वो हिंट की शीट देंगे। हिंट से क्या होगा हाँ। कि जो मेथड्स हैं वो आप वाले फॉलो होंगे। अगर हिंट हमारे पास कुछ नहीं होगा तो मेथड्स हमारे बीएससी में कराता हूँ, वो वाले मेथड फॉलो करूंगा, ये बात है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो जो ठीक अगर है। अगर वो हिंट्स देते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि आपका ही उन्हीं का मेथड, उन्हीं जो सर सिखा रहे हैं ना आपको, उनका वाला मेथड फॉलो करने की ट्राई करता हूँ, उसके आसपास रखता हूँ फिर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। अदरवाइज मेथड्स अलग भी तो होते हैं ना, तो मेथड अलग अलग वाला फिर अलग तो हो ही जाएगा, जो हमें आता है वो वाला करेंगे,
ऐसा है। और नहीं तो उनकी थोड़ी रिसर्च करके ठीक पॉसिबल होता है, वो करते हैं। ओके बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 12 तो कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी ट्यूटोरियल ही आपकी बचती थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 4 पार्ट्स वी हैव डन। 5th पार्ट थोड़ा लेंदी था, उस दिन मैंने छोड़ दिया था, अब करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या था, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म वेक्टर स्पेस अंडर गिवन ऑपरेशंस। वेक्टर स्पेस प्रूव करना है अगर फॉर्म करता है तो ये जो 5th पार्ट है ये वेक्टर स्पेस है है तो इसके 10 पॉस्टुलेट्स मैं थोड़ा पास ही बता देता हूँ। तो इस वेक्टर स्पेस है और इसमें करना क्या है वो आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहले तो वो सेट कौन सा है जिसे वेक्टर स्पेस प्रूव होना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 ट्यूटोरियल वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 पर है। v इक्वल टू, यहाँ पे लिखा होगा f, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, सच दैट fx प्लस p equal to fx for all x belonging to set of region। fx plus p equal to fx ये सेट का नाम है और इसमें लिखा है डज वी फॉर्म वेक्टर स्पेस अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का भाई अपना यूजुअल एडिशन वगैरह यहाँ सब वैलिड है। अब हमें इसे वेक्टर स्पेस जस्टिफाई करना है। पहली बात तो ये एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है। मतलब ये पी इज पीरियड, आपको शायद याद होगा पीरियड पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है। साइन 4 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा होता है। इसलिए 2 पाई को साइन थीटा का क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। कि आफ्टर एवरी 2 पाई द ग्राफ ऑफ फंक्शन रिपीट्स। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो देखो 0 to पाई, पाई टू, ये 1 लूप बन गया उसका। 2 पाई तक इसका ग्राफ, इसके बाद ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। तो उसको कहते हैं पीरियोडिक है। तो आपका फंक्शन एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड पी। हालांकि पीरियड का ज्यादा यूज यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो यही है। मीन्स एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पी। इसका आपको जरूरत पड़े ना पड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लस की ऑपरेशंस। प्लस की के 5 पोस्टुलेट्स। नंबर ए, क्लोजर जस्टिफाई करना है। क्लोजर के लिए सेट V के 2 एलिमेंट ले लीजिए, एक F1 एक F2 बिलोंगिंग टू V। 2 एलिमेंट ले लिए हमने। अभी F1 प्लस F2 बिलोंगिंग टू V आपको प्रूव करके देना है। तो देख रहे ना, F1 प्लस F2 ऑफ x प्लस पी इक्वल टू F1 F2 बिलोंग्स टू B आपने ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। F1 बिलोंग्स टू B का मतलब है F1 x प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। F1 x प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स एंड F2 x प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। F2x पहले वाला F1x, ये इसका मतलब हो गया। तो F1 प्लस F2 x प्लस पी लेंगे तो इसका मतलब है F1 x प्लस पी प्लस F2 x प्लस पी। F1 x प्लस पी का मतलब क्या हो गया, F1x, और F2 x प्लस पी का मतलब हो गया F2x। जिसका फर्दर यू कैन राइट F1 प्लस F2 ऑफ x।
तो आपका जो F1 प्लस F2 है दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड P। देखो F1 प्लस F2 x प्लस P इक्वल टू F1 प्लस F2 ऑफ x निकल गया। इसका मतलब ये है कि F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू B। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। बेटे ये समझ में आ गई क्लोजर। सर तो बी में एसोसिएटिव लॉ होगा। एसोसिएटिव लॉ में हम जस्टिफाई करेंगे एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच, या F1 प्लस F2 प्लस एफ भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें आपका को पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है। वो P प्लस एक्स प्लस P कुछ नहीं करना, आसानी से डायरेक्ट जस्टिफाई हो जाएगा। एरेजर्स मैं उठाता हूँ एफ प्लस जी प्लस एच होल ब्रैकेट के बाद एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स दैट इज फर्दर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस इन ब्रैकेट हुआ जी एक्स प्लस ऐसे जी एक्स प्लस एच एक्स। और इसी को आगे बढ़ाते चलो तो कोई फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं, तो इनमें एसोसिएटिव लॉ आराम से वैलिड है। तो हम एफ एक्स प्लस जी एक्स को टुगेदर कर देते हैं, हमें एफ प्लस जी टुगेदर चाहिए तो एफ एक्स प्लस जी एक्स टुगेदर कर देते हैं और एच एक्स को अलग छोड़ दिया। नाउ दिस इज जस्टिफाइड एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच एक्स एंड फाइनली एफ प्लस जी प्लस एच होल ऑफ एक्स, वो आपकी राइट हैंड साइड जस्टिफाई हो गई है और इस तरह एसोसिएटिव लॉ इफेक्टिवली प्रूव हो गया। समझ में आ गया होगा फिर। हाँ सर करेक्ट। हाँ, इसमें पीरियड का कोई काम नहीं है, जबरदस्ती पीरियड लाएंगे तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा फंडिंग। आगे चलेंगे। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक। तो अब एसोसिएटिव लॉ हमारा वैलिड हो गया। अब आ जाइए बात एसोसिएटिव के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थर्ड नंबर पर होती है, सी नंबर ए बी सी डी शायद डाल लें। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करना है कि वैसे लैंग्वेज कम लिखता हूं, एफ प्लस जीरो इक्वल टू एफ इक्वल टू जीरो प्लस एफ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी ये जस्टिफिकेशन है। जीरो इज एग्जिस्टिंग, जीरो इज ए फंक्शन, जीरो एक्स इज ए फंक्शन। तो इसका जस्टिफिकेशन छोटा सा एफ प्लस जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जीरो एक्स एफ एक्स, एफ एक्स प्लस जीरो एक्स यू कैन राइट डायरेक्टली राइट एफ एक्स, देयर इज नो डिफिकल्टी, क्योंकि ठीक है। और एफ एक्स प्लस जीरो एक्स को हमने एफ एक्स के इक्वल ला दिया है
और यही हमने यहाँ पर जस्टिफाई। सेकंड साइड, अदर साइड यू में लीव ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। और 0x जो है ना वो 0 के इक्वल होता है, एफ एक्स आगे। सो 0x इज एडिटिव आइडेंटिटी and justify. D number, additive inverse. For each बोलना अच्छा रहता है फॉर ऑल की बजाय। यहाँ पे फॉर each f belonging to B there exists minus f belonging to B such that f plus minus f equal to 0। और यहाँ पर f belonging to B का मीनिंग ये है एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स। यस, वो मीनिंग जो है ना हमेशा ध्यान में रखा जाए। जब भी आप B का एलिमेंट लेते हो तो वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। आप इस क्राइटेरिया की आपको जरूरत पड़े या ना पड़े सारे क्वेश्चन में। और एक बात बताऊं, माइनस एफ एक्स प्लस पी की अगर बात करूं तो वो माइनस एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि माइनस एफ एक्स प्लस पी जो है वो बी में बिलोंग करता है। माइनस एफ एक्स प्लस पी या माइनस एफ एक्स बी में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अगर एफ बिलोंग करता है तो माइनस एफ भी बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि अगर एफ पीरियोडिक है तो माइनस एफ भी पीरियोडिक है और सेम पीरियड पी दोनों का होगा। तो इस तरह से ये जो लिखा मैंने ना कि फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग टू बी देयर इज माइनस एफ बिलोंगिंग टू बी, सो दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ दिस। And f plus minus f equal to 0 can be seen very easily. F plus minus f of x is equal to fx plus minus f of x, which is fx minus fx, and that is equal to 0. So existence of additive inverse is justified. Now come कम्यूटेटिव लॉ। 5 पोस्टुलेट होते हैं ना, तो कम्यूटेटिव लॉ में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ। अगर दो फंक्शन ले लें, फॉर ऑल एफ कॉमा जी एफ वन एफ टू बिलोंगिंग टू बी, वी हैव एफ प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ एंड देयर इज नथिंग मच टू प्रूव। अब देख लो बेटा, इसको ठीक कर लो जो भी है। हाँ सर, वो 5th नंबर कम्यूटेटिव लॉ है ना? हम्म। ठीक है, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। ओके, अब चलेंगे क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर। क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट की 5 प्रॉपर्टीज में नंबर 1 क्लोजर, जिसमें आपको एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लेना है, सी फील्ड एलिमेंट लेना है, जो भी फील्ड वहां पर अवेलेबल है, रियल फील्ड है जनरली सभी जगह, और एक एलिमेंट है ना बी का। तो हमें क्या शो करना है कि सी टाइम्स एफ बिलोंग्स टू बी, ये शो करना है। सी एफ बिलोंग्स टू बी, ये प्रूव करना। तो दिया क्या है ये, फॉर ऑल दिस एंड फॉर ऑल दिस वी हैव द फॉलोइंग। एक बात ध्यान रखना, एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स वैलिड है। क्लोजर में उसका काम है, एफ एक्स प्लस पी यहां लिख देता हूं साइड में। वो सारे क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स होगा, तभी वो एफ एक्स बी का एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो सी एफ बी का एलिमेंट कब होगा? जब सी एफ क्या है, पीरियोडिक है, तो वो इसका पीरियड हमें जस्टिफाई करके देना पड़ेगा। तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ एक्स प्लस पी, दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, सी टाइम्स एफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, एंड दिस बिलोंग्स टू, यहां पे लिख देता हूं सी एफ ऑफ एक्स एंड दिस बिलोंग्स टू बी, सी एफ बिलोंग्स टू बी, इंप्लाइंग दैट सी एफ बिलोंग्स टू, क्योंकि सी एफ का पीरियड भी पी निकल गया। ये लाइन जस्टिफाई कर रही है कि सी एफ हैज गॉट पीरियड पी, सी एफ का पीरियड पी होने की वजह से सी एफ वो बी में बिलोंग कर गया। समझ में आ गया? हाँ सर। और सेकंड इसमें एसोसिएटिव लॉ, स्पेशल सा एसोसिएटिव लॉ बड़ा स्पेशल सा होता है। इसमें दो लेते हैं फील्ड एलिमेंट, C1 C2 ले लो, चलो C1 C2 बिलोंगिंग टू फील्ड, एंड वन एलिमेंट लेते हैं B का। B हैव द फॉलोइंग, व्हाट वी हैव, C1 C2F इज इक्वल टू C1 C2 ऑफ F। ये स्पेशल सा एसोसिएटिव लॉ इसमें वैलिड होता है। और एसोसिएटिव लॉ को वैसे तो ज्यादा कुछ प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन हम लोग जस्टिफाई थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा लिख देते हैं, वैसे चाहिए नहीं, इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, एक लाइन लिख देता हूं, C1 C2F ऑफ एक्स ऐसी इज इक्वल टू C1 ऑफ C2F एक्स। उसके बाद C1 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, C1 C2F ऑफ एक्स, और हमें क्या चाहिए, C1 C2 टुगेदर चाहिए, तो वो ऐसे कर सकते हो, C1 C2 फील्ड एलिमेंट्स हैं, और फील्ड एलिमेंट्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसमें ज्यादा जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ी एक लाइन लिख दी। नंबर थर्ड पे आता है आइडेंटिटी। वो 1 इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एग्जिस्ट करता है। तो बोलेंगे फॉर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस, वन बिलोंगिंग टू फील्ड, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू फील्ड, स्केलर है, वन स्केलर होता है, एंड एफ एक्स बिलोंगिंग टू बी सच दैट वन इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जो फील्ड है, फील्ड बिना यूनिटी के होता ही नहीं है, तो वन बिलोंगिंग टू फील्ड क्या है, जस्टिफाई, तो आइडेंटिटी होगी। अब आते हैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं इसमें। तो फोर्थ नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, या दो होते हैं। तो एक ये, एक दूसरी वाली है कि एफ आपका वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ये चीज, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। और एक इसका कन्वर्स होता है, स्केलर प्रोडक्ट में ए लेफ्ट में होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में ए एफ राइट में होगा। तो दिस इज इक्वल टू ए एफ प्लस ए जी, विच डजंट नीड मच ऑफ प्रूफ। फिर भी अगर चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन, एफ प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स। यू मे राइट दिस वे, दिस इज ए एफ एक्स प्लस a dx and that's equal to af plus ag। मेरे ख्याल से तो ये जस्टिफाई हो गया। हाँ, af
प्लस ए जी ऑफ एक्स, एक लाइन और लिख दो और एक्स दोनों तरफ कैंसिल कर दो अपने मन में, तो ये जस्टिफाई हो गया, बस डन। अब आप लिख लो बेटे, जो भी लिखना है करना है। और थोड़ा नीचे जाना है ना? नीचे थोड़ा, हाँ पूरा नीचे, लास्ट तक। बस लास्ट है बेटा। हाँ सर, डन। हो गया, ठीक है। ये था स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। एक रह गया, ओनली वन पोस्टुलेट लेफ्ट ओवर, अभी वो भी हम फिनिश कर देते हैं। नंबर 5 में वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन, तो उसमें स्केलर दो लेते हैं, कोई भी ले लो, ए प्लस बी ले लो, 3 एलिमेंट्स, और एफ राइट साइड में होगा, तो दैट इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ। और बिल्कुल इजीली जस्टिफाइबल है, ये लेफ्ट हैंड साइड चूज करता हूँ, ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स हमें बोलना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स, फिर दैट्स इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ ऑफ एक्स, और आपका रिजल्ट राइट साइड जस्टिफाई हो गई। एक्स दोनों तरफ से अगर कैंसिल कर दिया जाए तो वो एग्जैक्ट वेरीफाई हो गया है, और इस तरह से V इज वेक्टर स्पेस, डन, कंप्लीट हो गया। हाँ सर, हो गया। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन्स 7 क्वेश्चंस, इनके एक एक क्वेश्चन में 6 6 7 7 क्वेश्चन तक जा रहे हैं। इसमें तो पूरे 7 क्वेश्चंस हैं सब स्पेस वाले। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स आर सब स्पेसेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस। इसमें सब स्पेसेस जस्टिफाई करने हैं, सब स्पेस के क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट है ऑल वेक्टर्स, इन्होंने जो लिखा है वो तो ये है, लिखा है जो वो W फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, इन्होंने W नहीं दिया है, और तरह से लिखा थोड़ा सा। W में क्या बिलोंग करता है, ए बी सी बिलोंग करता है, सच दैट B इक्वल टू ए प्लस सी, ये चीज है। W में इस पैटर्न का वेक्टर बिलोंग करेगा, B का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस सी होगा। तो मतलब कहने का ये कि ए कोमा ए प्लस सी यू कैन राइट हियर, तो बी रास्ते से रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन करने में आराम पड़ जाएगा। अब सच दैट के बाद कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम कहते हैं ए एंड सी, बी तो हट गया रास्ते से, दे बिलोंग टू फील्ड, और फील्ड शायद रियल नंबर्स का है, या कोई फील्ड ना दिया हो तो रियल नंबर का फील्ड आप ले लिया करो। ये ए सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे भी आर क्यूब दिया हुआ है, तो ये ए बी सी आर क्यूब के एलिमेंट, एक सेकंड, ए बी सी आर क्यूब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर क्यूब के एलिमेंट है, तो ये आर क्यूब के लिए तो ए सी क्या हो गया, रियल नंबर हो गए। तो आपको सब स्पेस प्रूव करना है, तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए या तो प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, तो ये है ना वो सब स्पेस निकल जाता है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जो सब स्पेस निकल जाता है उसको तो प्रूव करना है, और जो नहीं निकलता है उसको डिसप्रूव करना होता है। तो ये इसमें ये
W सब स्पेस अभी प्रूव कर देता हूं, हो जाएगा। सब स्पेस है ये। अब सब स्पेस क्यों है? क्योंकि ये टू क्लोजर्स को सेटिस्फाई करता है। आपको अगर याद हो तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए टू थिंग्स प्रूव करनी होती हैं। एक तो आपको प्रूव करना होता है एक्स प्लस बाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यू प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक प्रूव करना होता है अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, समथिंग लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, क्लोजर ऑफ एडिशन एंड क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देने से डब्ल्यू सब स्पेस प्रूव हो जाता है। तो यहां पर भी हम दो वेक्टर लेते हैं, एक लेता हूं एक्स, एक लेता हूं वाई। एक्स की वैल्यू ले ली मैंने a1 कॉमा a1 प्लस c1 कॉमा c1। एक वाई ले लो बेटे, a2 प्लस c2 कॉमा c2 ले लिया। अब x प्लस वाई देखते हैं w में बिलोंग करता है क्या? x प्लस वाई शुड बिलोंग टू w। तो x प्लस वाई करना हम लोगों को आता है, a1 प्लस a2 हो गया, ऐड कर दिया। और इधर बा a1 प्लस a2 प्लस c1 प्लस c2, a1 प्लस a2 प्लस c1 प्लस c2, and at last you have c1 plus c2। अब ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट का सम बीच में है, और यही W वाले वेक्टर की प्रॉपर्टी है। W में बिलोंग करने के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट प्लस लास्ट शुड बी इन द मिडिल। तो यहां भी फर्स्ट प्लस लास्ट इज इन द मिडिल, so this definitely belongs to W। so closure of addition is satisfied। अल्फा एक्स लेता हूं, अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड ले लिया। अल्फा वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, क्या a1 ये वाला थोड़ा फिर से मतलब बोलिए, थोड़ा अटक गया था इधर की, क्यों हो रहा हाँ है बीच वाला। ये बेटे अ, ये तो बी की वैल्यू मैंने डाल दी है प्लस सी। हाँ कहाँ पर, हाँ। कहाँ से अटके? बिगिनिंग से अटके हुए? नहीं सर, मतलब इधर कुछ आपने समझाया ना अभी कि ए प्लस सी और C1 प्लस C2 इधर लाके मतलब कुछ हाँ अभी इधर, इधर सुनो, क्यों वो हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। यहाँ पे देखना, बिगिनिंग में आ जाओ। ए बी सी बिलोंग करेगा किसमें? डब्ल्यू में। यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे आ जाओ। ए बी सी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा कब? जब बी शुड बी ए प्लस सी। ये जो बी है ना, दिस शुड बी ए प्लस सी। ए सी दोनों में, ए सी दोनों का सम बीच में होना चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। डब्ल्यू इज ए बी सी, मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू डब्ल्यू ओनली व्हेन बी इज ए प्लस सी। तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्लस लास्ट। बी का वैल्यू होना चाहिए फर्स्ट प्लस लास्ट। तो डब्ल्यू में कोई भी वेक्टर बिलोंग तभी करेगा। इधर देखो, यहां मान लो 5 है, इधर 9 है, तो बीच में आपको 14 लिखना पड़ेगा, तो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा इस क्वेश्चन में। ओके सर। इधर मान लो 6 है, इधर 8 है ना, तो बीच में 14 होना चाहिए, तभी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, राइट? हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था बी शुड बी ए प्लस सी, मिडिल नंबर शुड बी सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, तो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो यहां पर हमने जब हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट प्लस लास्ट। मैं थोड़ा दूसरे पेन से थोड़ी मार्किंग कर दे, इसको देखो, इसको दिस प्लस दैट इज इक्वल टू मिडिल है यहां पर, हाँ सर। और इसलिए एक्स प्लस वाई डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, क्योंकि ये 5 प्लस 9 इक्वल टू 14 बीच में बिलोंग कर रहा। ठीक है बेटा? हाँ ओके, सो नाउ कम हियर।
अल्फे का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू मैंने फिर से डाल दी, a1 प्लस c1 कॉमा c1। तो x की वैल्यू जब पुट हो गई, अब अल्फे का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यू गेट अल्फा ए वन प्लस अल्फा c1 एंड यू गेट अल्फा c1। ठीक है, क्या देखा आपने, इसमें फिर से वही क्वालिटी आई हुई है कि दिस प्लस दैट इज इक्वल टू मिडल, as such this also belongs to w, right? हाँ सर, हो गया। हाँ तो w is a subspace। अब आप इसे कॉपी करो बेटे, पिक्चर w सब स्पेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हाँ सर, पार्ट, हो गया। हाँ फर्स्ट पार्ट जस्टिफाई हो हाँ, गया, लिख लिया। सेकंड पार्ट देखता हूँ इसमें एक क्या है। ये सभी सब स्पेस या नॉट ए सब स्पेस चेक करने वाले क्वेश्चन है। डिटरमाइन which of the following subsets are subspaces of given vector space। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन ये है कि all matrices with a equal to a to the a ट्रांसपोज, मतलब इसमें w जो है ना, w is set of all matrices like a, मैट्रिसेज है इसके अंदर a b c d है ना, और m by n मैट्रिक्स is the vector space of all n by n matrices, n by n matrices है ये, a is n by n स्क्वायर मैट्रिसेज है, मैट्रिक्स एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी इसमें यह है कि a इक्वल टू ए ट्रांसपोज, लिखा है इसमें t लिखा है, डैश मैं डैश लगाता हूं जनरली, a इक्वल टू ए टी, मतलब ये कि दिस इज सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेज। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होने पर मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होने पर कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेज, इन्होंने नहीं लिखा है सिमेट्रिक पर, ये दिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिसेज का ये सेट है, और इस सेट को आपने सब स्पेस ऑफ एम एन क्रॉस एन प्रूव करके देना है। उन्होंने एक वेक्टर स्पेस भी साथ में दिया हुआ है ना, उसका नाम रखा है एम एन क्रॉस एन, ये वी रखा है, इसका सब स्पेस प्रूव करना, क्योंकि सब स्पेस होता है वो किसी और का होता है ना, उस वी से आपको मतलब नहीं है, लेकिन सभी में एक वेक्टर स्पेस भी ये देंगे। तो अभी हमने क्या करना, इसमें भी क्लोजर ऑफ एडिशन और क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दो पॉस्टुलेट इसके भी प्रूव करके देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्लोजर ऑफ एडिशन के लिए W के 2 एलिमेंट ले लीजिए, एक मैट्रिक्स ए ले लो, एक बी ले लो बिलोंगिंग टू W, ए बी बिलोंगिंग टू W ले लिया, तो फिर क्या होगा पता है, देन ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, क्योंकि W इज सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। टू प्रूव ए प्लस बी बिलोंग्स टू W, ये आपको प्रूव करके देना है। तो ए प्लस बी W में तब बिलोंग करेगा जो ए प्लस बी कैसी हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे हम सिमेट्रिक प्रूव कर देते हैं। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लीजिए, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए, बी ट्रांसपोज क्या है, बी। तो आपने देख लिया ए प्लस बी डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब भी कभी ना साइड में देखो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आएगा तो एक्स सिमेट्रिक हो जाता है। आपके केस में ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी आ चुका है,
So A plus B is symmetric matrix. As such, A plus B belongs to W. W में वो एलिमेंट, वो मैट्रिक्स आएगी जिसका ट्रांसपोज करने से सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए। अभी डाउट पूछ लो बेटा। नहीं सर, ठीक है, समझ हो गया। ठीक है ना। क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए क्या है, हमें अल्फा ए, क्लोजर ऑफ स्केलर डॉट ऐसे लिखना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अल्फा ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू प्रूव करके देना होगा। तो अल्फा ए का होल ट्रांसपोज कर दो, देखे रहना। अल्फा ए का ट्रांसपोज किया, क्योंकि अल्फा इज ए नंबर, तो नंबर इज नेवर ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहां पर क्या है, ए, क्योंकि ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ए डैश की वैल्यू ए रहेगी। डब्ल्यू में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। तो अल्फा ए डैश इक्वल टू अल्फा ए हो गया। अब आपने देख लिया कि अल्फा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है। सो अल्फा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, सिमेट्रिक मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बाई चांस मैंने लिख दिया। एज सच बिलोंग्स टू डब्ल्यू, implying that alpha A belongs to W। सिमेट्रिक लिखने की जरूरत नहीं थी, पर लिखा, अच्छा लिखा, बढ़िया, अच्छी बात है। अब आप अपना देख लीजिए और अपने हाँ तरीके सर, से। लिखना हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी ये तो कंप्लीट ही हो गया। डब्ल्यू इज सब स्पेस, लास्ट में एक लाइन और लिख दो, प्रूव हो गया सब स्पेस। और यहाँ साइड में भी लिख देना कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। कोई तो सब स्पेस लाना है, कोई नहीं लाना है। जो नहीं लाना उसमें काउंटर एग्जाम्पल कोई देना पड़ेगा, और जो सब स्पेस आ रहा है उसको सब स्पेस जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा है, कोई कोई नॉट सब स्पेस भी है, उनमें हम आपको काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे। बेटे आगे चलो। हाँ हाँ सर। नाउ कम थर्ड पार्ट, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है सभी जगह, और पार्ट ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 अगेन लिखिए। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, डब्ल्यू तो मैं लिख रहा हूं, इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने तो सिंबल दिया, अपना रीड कर लेना। डब्ल्यू कंटेन्स मैट्रिक्स लाइक ए बी सी डी सच दैट ए प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा इन्होंने लिख के दिया है। और इसे भी सब स्पेस या नॉट सब स्पेस जस्टिफाई करना है। वो 2 पॉस्टुलेट होते हैं ना, क्लोजर ऑफ एडिशन एंड क्लोजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों वैलिड हो जाए तो सब स्पेस है। अगर एक भी इनवैलिड हो जाए तो सब स्पेस नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल कई बार देना पड़ता है। तो इन्होंने जब ऐसा लिखा तो ध्यान से देखो, पहले जैसी बात, डी की वैल्यू -a, आप यहाँ डी को बदल दो, कम से कम एक सिंबल तो कम हो जाएगा, तो राइटिंग में आराम पड़ेगा, प्रूव करने में आराम पड़ेगा। तो हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्म लेंगे, ए बी सी -a लेंगे। सच दैट के बाद आप कुछ तो राइटिंग करना पड़ेगा, तो राइट ए बी सी, डी तो रास्ते से ही हट ही गया बिल्कुल, बिलोंग टू रियल। यहाँ पर सारे रियल्स हैं। यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड पार्ट। यस, उसमें लिखा हुआ है रियल ना, ए प्लस डी इक्वल 0 इन M2×2 ओवर R लिखा है, मतलब रियल्स है, एलिमेंट्स आर रियल्स। ठीक, अभी आपको क्लोजर ऑफ एडिशन के लिए इसके 2 एलिमेंट ले लो। एक्स ले लिया, A1 B1 C1 -A1, एक y ले लो, एक और एलिमेंट ले लो, U1 U2 ले लो, U भी ले लो, सब सेम है, A2 B2
C2 और -A2 लेना पड़ेगा। ये हमने 2 एलिमेंट अज्यूम कर लिए। इनका जो प्लस है एडिशन करना, वो W में बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा, W में बिलोंग करने के लिए आपने प्रॉपर्टी देख पाई होगी। W में बिलोंग करने के लिए ये एलिमेंट, ये जो राउंड कर दिए, ये एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, तो W में बिलोंग करेगा। कहीं भी यहाँ पे देखना, ये राउंड कर दिया, A1 और -A1 एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, तो W में बिलोंग करे। तो देखते हैं, ऐड करके वो प्रॉपर्टी एडिशन में भी आनी चाहिए। सो लेट अस सम A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, -A1 -A2, तो माइनस कॉमन लेके ना A1 प्लस A2। नाउ यू कैन ऑब्जर्व this and this are negative of each other, as such this belongs to W because of that, because of these elements, negatives of each. So closure of multiplication we can do now. अभी in that we have to take alpha x, x वही वाला उठा लो, and multiply, ये नीचे लिखो, alpha A1, alpha B1, alpha C1 minus alpha A1. And now you can observe that alpha A1, this element and this element are negatives of each other. They belong to W, क्योंकि यही हमारे W की प्रॉपर्टी थी बिगिनिंग में। चलो यहाँ ये A और ये -A, these elements should be negatives of each other. That's all. So closure of multiplication valid. So W is subspace. और साइड में भी यहाँ पे इज सब स्पेस, जो क्वेश्चन करते टाइम या कोई चेक भी करेगा तो उसको चेक करते टाइम भी आराम पड़ता है, या सब स्पेस प्रूव कर रहा, दिस इज सब स्पेस। अब आप इसको कॉपी कर लो। सर होगा। बॉटम तक हो गया उत्तर? हाँ सर। ओके, अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ए जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो का मतलब है मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका W मैं लिखता हूं, वो सब स्पेस तो निकलेगा नहीं इस बार, फिर भी नाम तो W रख देते हैं। तो लेट अस राइट W इज इक्वल, W में क्या बिलोंग करता, पार्ट है फोर्थ, ए मैट्रिक्स बिलोंग करेगी। अच्छा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो, तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब मैट्रिक्स दो तरह की होती है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स दैट हैज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो एंड दैट नॉन सिंगुलर has determinant A not equal to 0, and such non-singular matrices are always invertible. इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स इज इक्वल टू 1 by determinant A into adjoint A, like that. इनवर्स भी इनका एग्जिस्ट करता है। तो आपके केस में मैट्रिक्स हमारी कैसी है, सिंगुलर है। ओके, तो अब हम इसमें प्रूव करेंगे कि इसकी क्लोजर ही वैलिड नहीं है। नॉट सब स्पेस पहले मैं डिक्लेयर कर दूं, नॉट सब स्पेस। नॉट सब स्पेस का आइडिया कहां से लगा, वो जो पोस्टुलेट करोगे तब कहीं पे अटकोगे, तब नॉट सब स्पेस का आइडिया लगता है। जल्दी में आइडिया लगता नहीं है, ये तो एडवांस अगर पता हो कि नॉट सब स्पेस, तो हम उसका काउंटर एग्जाम्पल सर्च करते हैं। तो मैंने इसका काउंटर एग्जाम्पल सर्च करके
कर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ कंसीडर करें, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। इसी लीनियर अलजेब्रा में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, 1 0 0 0। इस मैट्रिक्स को याद कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। और A2 मैट्रिक्स है 0 0 0 1, ये भी बहुत ज्यादा यूज में आती है। वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, बेसिज है, LILD, उनमें ये काम आता है। आपको इसका काम बाद में बताऊंगा। इनके स्टैंडर्ड नेम्स है, इसे E11 कहते हैं और इसे E22 कहते हैं। ठीक है, हाँ, दिस फर्स्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड E11। E11 इसलिए कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1। इसमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, 1, तो इसे E22 कहते हैं। और ये टोटल ना 4 मैट्रिक्स होते हैं। मैं साइड में यहाँ पर बताता हूँ। E11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 0 0 0। फिर E12 इसमें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये जो 1 है ना, यहां स्लिप हो जाता है। फिर होता है E21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यूनिटी रिमेनिंग ऑल जीरोज। फिर होता है E22, हो जाएगा 0 0 0 1। ये 4 यूनिट्स हैं। एक मैट्रिक्स के ये यूनिट्स बोले जाते हैं। दीज है पावर टू जनरेट एनी मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे अभी पासिंग में बताता हूं, फिर बाद में प्रॉपर बताऊंगा। ABCD है मान लो, तो ABCD कैन बी रिटन एज E11 BE12 CE21 प्लस DE22, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, ABCD लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E11 अप टू E22, LC लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ये। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन, सिखाया मैंने थोड़ा बहुत। ऑफ EIJ मैं कह देता हूं शॉर्टकट में, लीनियर कॉम्बिनेशन यू हैव लर्न। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these units. So these units are so powerful that they have capacity to produce any 2 by 2 square matrix. समझ में आ गया बेटे? हाँ सर। और इनका यूज जो है बाद में सिखाएंगे। फिलहाल तो हमने A1 A2 कंसीडर कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट A1 क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 माइनस 0। और डिटर्मिनेंट A2 भी 0 है। एज सच हमने ये दोनों एलिमेंट W के लिए हुए हैं। A1 A2 बिलोंग टू W, मतलब जो हमने चूज किए हुए हैं वो दोनों एलिमेंट W के हैं। लेकिन इनका सम करेंगे तो वो W में बिलोंग नहीं करेगा। A1 प्लस A2 करो, A1 प्लस A2 हमने ऐसी सिलेक्शन की कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। 1 प्लस 0 क्या हो गया, 1। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 प्लस A2 जो कि 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं आता। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो क्या हो गया, 1। एज सच A1 प्लस A2 डज नॉट बिलोंग टू W। तो क्लोजर ऑफ एडिशन इज नॉट satisfied, so it is not a subspace. Therefore W is not a subspace. अब आप अपनी रिक्वायरमेंट देख लो। ये था फिफ्थ पार्ट, अभी सिक्स्थ पार्ट करना है। दिस वाज फोर्थ पार्ट, यस फोर्थ है, अभी फिफ्थ करना है। हाँ सर, हो गया। ओके, तो फोर्थ फिफ्थ पार्ट आई एम राइटिंग हियर नाउ।
क्वेश्चन नंबर 2 चला, इसका पार्ट 2 क्या, वो तो 7 क्वेश्चंस हैं, छोटे स्मॉल बिग मिला के हैं 7। तो फिफ्थ पार्ट में इन्होंने लिखा है W इक्वल टू ABC। इन्होंने W नहीं लिखा है, W तो मैं लिख रहा हूँ, इनकी लैंग्वेज तो ये है, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ABC वेयर AB इक्वल टू 0 इन R। उसको मैं थोड़ा ठीक से करके लिख रहा हूँ। W इज इक्वल टू सेट है ABC का, all vectors of the form like ABC such that AB equal to 0 in RQ. ABC are reals। मतलब W में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा जिनमें फर्स्ट टू का प्रोडक्ट 0, फर्स्ट टू का प्रोडक्ट 0 हो तो W में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब या तो A 0 हो या B 0 हो, क्योंकि ABC रियल्स है, इसलिए आइदर A 0 होना चाहिए या B 0 होना चाहिए, तभी वो W में बिलोंग करेगा। तो हमने इसको नॉट सब स्पेस जस्टिफाई करना है, और उसके लिए हम आपको काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। हमने एक एग्जाम्पल 1 0 1 एक एलिमेंट चूज किया, ये W का एलिमेंट है, ध्यान से देखो, ये W में बिलोंग करता है। पता है किस लिए बिलोंग करता है, बताओगे? हाँ सर, ए बी इक्वल्स टू 0 है तो बी इक्वल्स टू भी तो 0 होगा ना। 1 into 0 0 है, सो इट बिलोंग्स टू हाँ W। एक और एलिमेंट पिकअप कर रहा हूँ 0 1 1, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू W। क्योंकि फर्स्ट टू एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है तो हमने W के दो एलिमेंट ले लिए। अच्छा, लेकिन और इनका नाम कुछ रख सकते हैं, एक्स और वाई, लेकिन एक्स प्लस वाई जब मैंने चूज किया तो वो निकला 1 प्लस 0 0 प्लस 1 और 1 प्लस और निकला 1 प्लस 1 2 निकला जाके, और ही बिल्कुल भी ये W में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसका ए बी 0 नहीं है। एज ए बी इज 1 here and that is not 0, तो closure of addition not satisfied, so W is not a subspace। फिनिश करो बेटी। सर ठीक है, हो गया। नाउ कम पार्ट 6। सिक्स पार्ट में भी इन्होंने एक W को बताया हुआ है। W like ABC such that A cube equal to B cube दे रहे हैं। और इसे इसे ना सब स्पेस प्रूव करना है। मुझे लगता है प्रूव दैट, प्रूव नहीं लिखा है, प्रूव और डिसप्रूव ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है 6। यस, हाँ, इसमें ये लिखा है, इज द सेट W ABC, इसमें W नाम दिया हुआ है, ए सब स्पेस ऑफ बोथ R क्यूब एंड C क्यूब। मतलब एक बार रियल लेने, एक बार C क्यूब, दो बार क्वेश्चन करना है, R क्यूब एंड C क्यूब। तो अभी हम W निकल गया, ABC आर एलिमेंट्स ऑफ रियल्स, मतलब अभी फिर आ ना, ABC दे आर रियल नंबर, दे आर रियल्स, आर क्यूब मतलब ABC आर रियल। अभी लेना पड़ेगा ABC कॉम्प्लेक्स के साथ, दोबारा में देखना पड़ेगा इसको। अभी फिलहाल तो ये ऐसा हो गया है, ठीक है। ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब होगा ताई एलिमेंट W में बिलोंग करेगा। तो अभी मैंने रियल वाला, मतलब 6 में दो पार्ट है, एक ए और एक कॉम्प्लेक्स के लिए बी पार्ट भी है। तो इसके लिए हम सब स्पेस, ये सब स्पेस निकलेगा। अच्छा, इज ए सब स्पेस, और वो दूसरा वाला सब स्पेस नहीं निकलेगा, कॉम्प्लेक्स वाला, और ये वाला सब स्पेस निकलेगा। तो निकलेगा तो उसके लिए हम क्या करें, क्लोजर ऑफ एडिशन और क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जस्टिफाई करें।
तो इसमें हमने एक्स एज्यूम कर लिया है A1 B1 C1 such that A1 cube equal to B1 cube। क्योंकि ये एलिमेंट W में तभी बिलोंग करेगा जब A क्यूब इक्वल टू B क्यूब हो, और क्यूब रूट लेंगे तो A1 इक्वल टू B1 हो। रियल नंबर सिस्टम में क्यूब रूट कैसा होता है? यूनिक होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्यूब रूट यूनिक नहीं होता। तो ये A1 क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब इक्वल टू A1 इम्पैक्ट A1 इक्वल टू B1। जरूरत पड़ने पर A1 इक्वल टू B1 आप यूज कर सकते हो। वाई ले लीजिए A2 B2 C2, और यहाँ पर A2 क्यूब इक्वल टू B2 क्यूब। So A2 equal to B2 can be used anywhere, everywhere, wherever you like। अब सबसे प्रूव करने के लिए x प्लस वाई शुड बिलोंग टू W, वो हमें स्पेसिफाई करना है। नाउ x प्लस वाई बिलोंग्स टू W प्रूव करना है। तो पहले तो आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2। अब ये x प्लस वाई W में कब बिलोंग करेगा बता सकते हो बेटा? x प्लस वाई इस W सर में जब B1 प्लस B2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2 हो जाएगा। बल्कि होल क्यों भी बोलो भैया बेटा, ये बोलो हाँ ये सर। ओरिजिनल वाला बोलो। आपने ठीक बोला, क्यों बोलो हाँ ओरिजिनल? सर, जब A क्यूब इक्वल्स टू B क्यूब हो जाएगा। हाँ मतलब ये कि मतलब दिस बिलोंग्स टू W if and only if A1 plus A2 whole cube equal to B1 plus B2 whole cube। अगर ये वैलिड हो तो ये W में बिलोंग कर जाए। ठीक है बेटे? हाँ सर। और ये वैलिड है क्यों? क्योंकि A1 का वैल्यू क्या है? B1। A2 का वैल्यू क्या है? B2। हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में क्यूब हाँ रूट सर। क्यूब रूट यूनिक होता है रियल सिस्टम में। तो मतलब ये कि A1 इक्वल टू B1 A2 इक्वल टू B2 कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई दिस। सो बी से इट इज ट्रू, काम रहने का फायदा नहीं। सो एक्स प्लस वाई belongs to W closure is satisfied। इतना काम आप देखो यहाँ टॉप से बता। आप देखो कितनी रिक्वायरमेंट आप हाँ सर, हो गया। ये अब आप बॉटम तक हो गए। हाँ सर, लिखना हो गया। अब हम अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W जस्टिफाई में और ये कर देते हैं। तो क्योंकि सब स्पेस प्रूव करने के लिए कुछ चाहिए ना, एक्स प्लस अल्फा एक्स होती है। तो अल्फा एक्स इज नॉट सो लेंथी, नॉट सो डिफिकल्ट। एक लाइन में दो का काम है एक। तो इन दैट अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स A1 B1 C1। So that is equal to alpha A1 alpha B1 alpha C1। और ये W में बिलोंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि अल्फा A1 होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा B1 होल क्यूब वेरी मच वैलिड। क्योंकि A1 क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब गिवन टू अस। वो गिवन था जब हमने सपोज किया था एक्स और वाई। तो A1 क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब गिवन, और A2 क्यूब इक्वल टू B2 क्यूब क्या था? गिवन। समझे?
So alpha A1 whole cube equal to alpha B1 whole cube. So alpha X belongs to W, therefore W is a subspace. Thing is proved. ठीक है बेटे? हाँ सर ठीक है। अभी इसका 6th का एक बी पार्ट है हाँ जिसमें W इज अगेन लाइक ABC, A क्यूब इक्वल टू B क्यूब भी है, लेकिन ABC कॉम्प्लेक्स है। ABC बिलोंग C क्यूब, ABC ये जो ट्रिपल है वो C क्यूब में बिलोंग करता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इसमें आप अगर x इक्वल टू A1 B1 C1 लेते हो तो A1 क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब होगा, लेकिन ये A1 इक्वल टू B1 नहीं दे पाएगा। बात समझ रहे बेटे? A1 हाँ क्यूब सर इक्वल टू A1 क्यूब इक्वल टू B1 क्यूब, इस बार आपको A1 इक्वल टू B1 नहीं दे पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्यूब रूट्स यूनिक नहीं होती। ओके सर। क्लैरिटी हुई कि नहीं? यही फर्क है। रियल सिस्टम में इम्प्लाइज साइन था भी, और उसी लिए वो लास्ट में जस्टिफाई हो गया था। अब की बार A1 इक्वल टू B1 नहीं है तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, जो लास्ट में जस्टिफाई करना चाहते थे वो। ठीक है बेटी? हाँ सर सही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओमेगा जानते हो ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की नॉलेज है आपको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी, यस। उसकी नॉलेज है कुछ आपको? हाँ तो वन ही होगा ना, वन ही होगा। वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। नहीं सर वो नहीं पता मुझे। नहीं पता, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दो, मैं आपको भी बता दूंगा कि दिस डज नॉट इम्प्लाई A1 इक्वल टू B1 व्हाई, आई विल टेल यू। ठीक है? थोड़ा सा ऐसी बात करना, नॉलेज बढ़ जाएगी। वाई ले लीजिए, A2 B2 C2, उसमें A2 क्यूब इक्वल टू B2 क्यूब। दिस will not imply will not imply A2 equal to B2 necessarily. So x प्लस वाई, इस बार x प्लस वाई जो आएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2, ये जो x प्लस वाई आया ये W में बिलोंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि A1 प्लस A2 होल क्यूब equal to B1 plus B2 whole cube cannot be justified this time. A1 प्लस A2, क्योंकि क्यूब रूट नॉट, क्योंकि A1 इक्वल टू B1 इस बार है नहीं, A2 इक्वल टू B2 इस बार है नहीं। पिछली बार तो लास्ट बार बड़े आराम से बता दिया था ना। इस बार अगर इसको ओपन भी करोगे तो भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो नॉट इक्वल टू दिस, अगर वो फॉर्म भी कर दो तो ना A1 क्यूब A2 क्यूब थ्री A1 A2 A1 प्लस A2 A नॉट इक्वल टू B1 क्यूब B2 क्यूब 3 B1 B2
B1 प्लस B2। तो ये चीज जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि A1 और A1 और B1 इक्वल नहीं है। A1 और B1 का इक्वल होना जरूरी था, जो यहाँ है नहीं। कुछ स्टेप्स जस्टिफाई, आपको आप कुछ जस्टिफाई कर भी सकते हैं। A1 इक्वल B1 टू डन, तो ये और ये इक्वल है। अच्छा, A2 क्यों, ये और ये इक्वल है, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट्स उनको इक्वल प्रूव करना बहुत मुश्किल है, वो प्रूव ही नहीं होगी, क्योंकि A1 नॉट इक्वल टू B1, A2 नॉट इक्वल टू B2। रियल सिस्टम में जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो इक्वल प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इनका इक्वल प्रूव नहीं हो सकता। ये इसलिए एक्स प्लस बाई डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता, और डब्ल्यू सब स्पेस नहीं है। पहले इसको फिनिश करो, फिर हम आपको कुछ बातें एक दो है बता देते हैं। तो लिखना हो गया। हो गया? हाँ सर, हो गया। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा होता है कि जो वन का क्यू है वो वन होता है, और एक ओमेगा नंबर होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसका क्यूब भी वन होता है, ठीक है। इसका ओमेगा का जो क्यूब है ना, वो वन होता है। करके देखना है, इसका क्यूब आप करके देखना, वन आएगा श्योर। ओमेगा स्क्वायर एक और नंबर होता है इसी का स्क्वायर, -1 -√3 आयोटा बाई 2। उस ओमेगा स्क्वायर का भी अगर मैं क्यूब करूं तो वो भी वन होता है। बिल्कुल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये तीनों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तीनों भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। और इसलिए इसलिए क्या है कि ओमेगा स्क्वायर क्यूब, यहाँ देखना, इन दोनों को देखना बेटे, इन दोनों ओमेगा स्क्वायर का क्यूब और ओमेगा क्यूब आपस में कैसे है, इक्वल है। ट्रू है ये बात, ट्रू। अब आप जब क्यूब रूट लोगे तो तो ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा स्क्वायर इधर का क्यूब रूट ओमेगा स्क्वायर आया, उधर का क्यूब रूट ओमेगा आया, जो फॉल्स हो गया। तो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सिस्टम में क्यूब रूट फॉल्स हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेफ्ट साइड का क्यूब रूट कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। राइट साइड का क्यूब रूट क्या गया, ओमेगा। लेकिन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो क्यूब रूटिंग नॉट अलाउड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? बेटे कहीं अटक रहे हो? हेलो, हेलो। हेलो। हाँ हाँ बेटा, मैं तो बोल हाँ रहा हूँ। सर। हाँ ठीक है, सर, मुझे समझ में आ गया। आ गया। हाँ, वेरी गुड। तो क्लोजर का मैंने आपको प्रॉपर बताया कि ये क्यों इनवैलिड है। अब ये था मेरे ख्याल से सिक्स्थ पार्ट था, एंड वन मोर पार्ट इज देयर, सेवेंथ पार्ट। अच्छा, सेवेंथ पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड, ट्यूटोरियल इधर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेवेंथ पार्ट, हाँ। ये इन्होंने ना एक यू दे रखा है यहाँ पे, और हमें बोल रहे हैं कि ये यू सब स्पेस है कि नहीं है। तो उस यू को देखना, उस यू को देख के मैं यू को लिख रहा हूँ, और सब स्पेस प्रूव करना है। पार्ट आपका सेवेंथ है। यू जो है वो सब स्पेस निकल जाता है, यू इज सब स्पेस।
तो सब स्पेस जस्टिफाई करने के लिए यू है क्या पहले तो यू देखिए इसमें ना मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी जो कि एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें लिखा है एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है और रियल नंबर पर डिफरेंस है। और एक और चीज दी है इसमें ए बी इक्वल टू बी ए, कम्यूट करता है, बी कम्यूट्स विद ए, ए इसमें फिक्स मैट्रिक्स है। क्वेश्चन करते टाइम आप ए को चेंज नहीं करोगे, बी को चेंज करोगे, सिर्फ बी को। ए इज फिक्स मैट्रिक्स लिखा है इसमें, ए फिक्स है, ए की कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक 2 3 4 5। बी जनरल एलिमेंट ऑफ यू, आप बी को बदलोगे पर यू विल नॉट चेंज ए एनी टाइम, तो ए फिक्स हो गया। अब इसमें हमने पहले क्या स्पेसिफाई करना, क्लोजर ऑफ एडिशन। उसके लिए सेट यू के 2 एलिमेंट्स लीजिए, लेट तो एलिमेंट B1, एक का नाम रख दिया मैंने B1, तो दूसरे का नाम रख दिया B2 बिलोंग टू यू। यू के हमने 2 एलिमेंट कैच कर लिए। अब इनकी क्वालिटी पता क्या है, इधर सुनो। अगर B1 यू में बिलोंग करता है तो ए B1 इक्वल टू B1 ए हो जाएगा अपने आप, ये जहां चाहो वहां आप यूज करना, ए को चेंज करना नहीं। और B2 आपने यू में बिलोंग कराया है तो इसलिए क्या वैलिड होगा बेटे, B2 बिलोंग्स टू यू, तो विच रिजल्ट इज वैलिड। हेलो B2 के लिए हेलो। जैसे मैंने, हाँ हाँ, B2 के लिए कौन सा रिजल्ट लिखेंगे बेटे, पर आपकी वॉइस थोड़ा क्रैक हो रही है क्लोजर ऑफ एडिशन में। ए B2 इक्वल टू B2 ए, ठीक है। हाँ सर। तो क्लोजर ऑफ एडिशन के लिए B1 प्लस B2 मैं करता हूं, B1 प्लस B2 यू में बिलोंग कराता हूं। नाउ अब वॉइस ठीक आ रही बेटा, हाँ सर, आ रही है आ रही है। ठीक है बेटे। B1 प्लस B2 belongs to you, you because of the following, क्योंकि B1 प्लस B2 ए के साथ कम्यूट करेगा, ए के साथ जो भी एलिमेंट कम्यूट करेगा वो यू में बिलोंग करेगा। देखो ए के साथ कौन कम्यूट करा, बी, तो बी किसका एलिमेंट है, यू का। तो यू के किसी भी एलिमेंट को ए के साथ कम्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चेक करके देता हूँ, रीजन देता हूँ, ए B1 प्लस B2, ये ना B1 प्लस B2 इंटू ए के इक्वल अगर हो गया तो ये स्टेप आपका जस्टिफाई हो जाएगा। B1 plus B2 belongs to you will be justified हाँ if हाँ सर। A to B1 plus B2 is equal to B1 plus B2 into A। क्लियर हो रहा, हाँ सर। ठीक है। ये जो थोड़ा जूम स्लो है, जूम है ना, थोड़ा सा लैगिंग है इसमें जूम में मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये जस्टिफाई करने के लिए देखिए, A into B1 plus B2 can be written as A B1 plus A B2। अब A B1 का वैल्यू वो लिखा पड़ा B1 A, और A B2 की वैल्यू वो B2 A यूज कर डाली। तो दिस may be written as B1 plus B2। A can be multiplied right side। Now you can see AB equal to BA has come, so B1 plus B2 belongs to W U, justified।
B1 plus B2 belongs to U is justified now. ठीक है बेटे, यहां से स्टार्ट हुआ था, देख लो रिक्वायरमेंट अपनी देखो। और सर यहाँ हुआ है। हो गया। हाँ सर। अब हमें क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। यू लिखा पड़ा है, क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन चेक करके देना है। उसके लिए क्या करना है, एक यू का एलिमेंट लीजिए और एक पी एलिमेंट लीजिए। तो यू का एलिमेंट बी ले लो, लेट बी बिलोंग टू यू है। हाँ, ए बी इक्वल टू बी ए, यू कैन यूज एनीवेयर एवरीवेयर वेरेवर यू लाइक। तो बी बिलोंग्स टू यू ले लिया। अभी क्या करना है, क्लोजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अल्फा ब्लॉक फील्ड ले लीजिए। अच्छा, नाउ अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा बी। हमारा ये क्लेम है कि अल्फा बी बिलोंग्स टू यू। हमारा क्लेम हम कहते हैं टू है। क्यों? क्योंकि इसलिए टू है कि अल्फा बी ए के साथ कम्यूट कर, ए इंटू अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू ए के साथ दो भी कम्यूट करेगा वो यू का एलिमेंट होगा। एनीथिंग एनी मैट्रिक्स which commutes with A will be element of U. So this can be easily justified. This one left hand side you can use alpha constants to write like AB. Alpha AB is BA. Yeah, in this question AB और BA क्या है, इक्वल है। तो अल्फा इंटू BA, अल्फा into BA, and that you can write alpha B into A. Let me take right hand side. Therefore, this B, this U is subspace. U is subspace. ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। बेटे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा नहीं होगा, ए इंटू ए इंटू अल्फा भी होगा ना लेफ्ट हैंड साइड? आपने लिखा है पहले अल्फा इंटू ए बी। ए इंटू अल्फा बी हाँ, इज अल्फा बी उसके इंटू बाद वाले यहाँ पे मतलब जब एले, हाँ उधर ए इंटू अल्फा अल्फा भी नहीं होगा। अल्फा बाहर कर लिया बेटा, एक को ब्रैकेट में लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अल्फा का कांस्टेंट हाँ कैन बी रिटन नहीं हुआ। हाँ हाँ, Alpha is ठीक not है। matrix. Matrix cannot be written this way. Alpha is a constant. Field में लिख लें। अच्छा सर, ठीक है। ओके, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बचता तो और भी है। बी बी शायद, हैं? बी बी बात है। जी हाँ, 3B बाकी है, ठीक बोलो। तो 3B थोड़ा सा लग गया पता है। चलो 3B मैं आपको बता देता हूँ। बॉयस बॉयस वगैरह ठीक है कि नहीं बताओ। हाँ सर, सही है। तो 3B मैं आपको बता देता हूँ, फिर ही शुरू हो जाएगा आपसे थोड़ा 5 मिनट सर लगेगी। और एक चीज पूछनी थी कि जो अभी अभी किया ना 2 का 7, टू उधर का जो ए 7 था ए यू से बिलोंग करता था या फील्ड से? ए यू में बी, यू में बेटे बी बिलोंग करेगा। बी ए फिक्स मैट्रिक्स है, वो अच्छा भी तो बता रही किधर की कौन सी मैट्रिक्स है। जो सेट यू में बिलोंग करेगा वो बी बिलोंग करेगा। अच्छा, एंड जितने भी ए क्या फील्ड से करे?
रहेगा। ए फिक्स मैट्रिक्स है, कोई बाहर की मैट्रिक्स है या हो सकता है यूपी के होने के फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा घड़ी घड़ी। ओके सर। ए का वैल्यू 1 2 3 4 फिक्स, लेकिन बी आर्बिट्रेरी है, बी कैन बी B1 B2 B3, बी कैन बी सो मेनी मैट्रिसेस, बट ए कैन नॉट बी सो मेनी मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स जो है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी ले सकते हो 1 0 0 1 फिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए आई इक्वल टू आई ए, आई बी इक्वल टू बी आई। A can be identity matrix. A fixed matrix है, like identity. ठीक है सर। Okay. तो अभी जो 3B बचता है वो ये है 3B। इसमें W F, वहां आप रीड कर लेना क्वेश्चन। F इज डिफरेंशिएबल ऑन -4 to 4। वो खास बात नहीं, खास बात है ये क्वालिटी इसमें दी है, डैश -1 3F। कोई भी एफ एक्स डब्ल्यू में तब बिलोंग करेगा जो वो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो टू प्रूव डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, सब स्पेस के लिए क्लोजर ऑफ एडिशन मैं करने लग गया हूं। क्लोजर ऑफ एडिशन आई एम गोइंग टू जस्टिफाई। आप डब्ल्यू के दो एलिमेंट ले लो, F1 कॉमा F2 बिलोंग टू डब्ल्यू। अगर आपने W के ये 2 एलिमेंट्स पिकअप किए तो दो के दोनों उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये कि F1 डैश एट -1 इज 3 F1 एट 2। ऑन द अदर हैंड F2 डैश एट -1 इज 3 F2 एट 2। क्योंकि W में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हमारा क्लेम ये है कि F1 प्लस F2 W में बिलोंग करता है, ये हमारा क्लेम है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये चीज ट्रू है। F1 प्लस F2 डैश एट -1 इज 3F1 प्लस F2 एट 2। जो इस क्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे वो एलिमेंट W में बिलोंग करेगा। तो हमने यहाँ क्लेम कर दिया है कि F1 प्लस F2 W में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि F1 प्लस F2 डैश एट -1 इज 3 टाइम्स F1 प्लस F2 एट 2। और ये चीज ट्रू क्यों है? इधर वाली चीज को ट्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये है F1 डैश प्लस F2 डैश एट -1 which is equal to F1 dash at -1 plus F2 dash at -1। F1 dash at -1 वो क्या है? 3 F1 3F1 2 और ये है 3F2 2। तो 3 वो RHS आ गई है, देख लो आप। तो क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बताता हूं। उसमें अल्फा F1 बिलोंग्स टू W। ये हमारा क्लेम है। क्लेम जस्टिफाई कब होगा? बिकॉज अल्फा F1 डैश एट -1 इज इक्वल टू 3 F ऑफ 2, 3F ऑफ 2। ये चीज वैलिड क्यों है? लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर ली, अल्फा F1 डैश को अल्फा F1 डैश एट -1 बोल सकते हो। F1 डैश एट -1 वो ऊपर डिफाइंड है, वो यहाँ पे 3F1 एट 2। तो ये हो गया 3 अल्फा F1 एट 2। हाँ, अल्फा यहाँ गलती से छोड़ दिया मैंने, अल्फा F1 2 है। तो ये RHS आपकी जस्टिफाई हो गई है।
देखो बेटे, समझ पा रहे हैं? स्टेप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी देख सकते हैं कि अगले हाँ दिन भी, सर। ठीक है ना? हाँ। ओके, तो ये ट्यूटोरियल वाला काम हाँ कंप्लीट सर हो गया। ठीक है। हाँ, अब आपको वो मेन थ्योरी और वो जो ट्यूटोरियल नंबर 2 है, ट्यूटोरियल 2 के वो जब हिंट दे तो हमें आप हिंट भेजना, तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, दूसरे मेथड लग जाएंगे ना, दूसरे मेथड कभी कभी करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे, नहीं उसको प्रोफेसर को नॉलेज है दूसरे मेथड की, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो हाँ। वो और सर हम क्लास में अभी तक तो वो गॉस एलिमिनेशन तक शायद पहुंचा है, उसके थोड़ा देर मतलब थोड़ा सा बाद तो मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं एक क्लास मिस करी, ठीक है। एक नहीं अच्छा, शायद 2 मिस करी थी, तो उसका नोट्स अभी तक मुझे नहीं मिला। तो मैं मुझे मिला तो मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए अच्छा, मतलब मंडे के हाँ, लिए। ठीक ठीक ठीक। ओके बेटे, बाय। हाँ सर। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ।